बच्चों कैसे हैं आप। आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में जो मैंने पोस्ट करी थी उसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जाना था। उसकी वीडियो मैं फिर से कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसका विभाजन का अध्ययन हम करेंगे। भौतिक स्वरूप का तो मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान व द्वीप समूह। आज की इस वीडियो में हम हिमालय पर्वत का डिटेल अध्ययन करेंगे। एक भाग का ही आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे और वो है हिमालय पर्वत। मानचित्र में भी हम इनकी स्थिति को देख लेते हैं। देखिए इसमें दिखाया गया है सारे जो भौतिक स्वरूप है उसके सभी पार्ट्स दिखाए गए हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, मैदान, पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। तो आज हम हिमालय का या उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ये हिस्सा हिमालय पर्वत को दर्शा रहा है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसकी निर्माण की प्रक्रिया को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। गोरालैंड की जो प्लेट थी वो टूटकर, जब प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा उससे टूटकर अपने से बड़ी प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराया तो वहाँ पे जो टेथिस नाम की भू अवनति थी वो वलित होकर उसने हिमालय पर्वत का रूप लिया। यानी कि टेथिस सेगर में जमे हुए जो अवसाद थे वो प्लेटों में जो परिवर्तन आया था या दबाव आया था उसकी वजह से उन्होंने हिमालय का रूप लिया। इस चित्र में आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, ये हिमालय पर्वत है। ये 2 प्लेटों के टकराव की वजह से, उनमें उत्पन्न दबाव की वजह से वलित होके बनी थी। तो इस हिसाब से हिमालय जो है वो वलित पर्वत है और युवा है, यानी कि नवीन पर्वत है। ठीक है, अगर हम भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो अभी भी हिमालय का निर्माण जो है वो हो रहा है, मतलब हिमालय अभी भी बन रहा है। अब हम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे, इसके पूरी भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है ये देखिए उत्तर में है ना, उत्तरी सीमा पर स्थित है ये। भूगर्भीय रूप से ये युवा है और बनावट की दृष्टि से वलित है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं ये सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे सिंधु नदी है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ तक फैले हुई है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और सबसे असम अवरोधों में से एक है। हम इसके नाप की बात करें तो ये जो लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं चित्र में लिखा भी है 2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है और एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है ना, आधा गोला बना रहा है ना, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई में काफ़ी विविधता है। कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। तो इसकी चौड़ाई में काफ़ी विविधता पाई जाती है। पूर्वी भाग जो है वो पश्चिमी भाग की अपेक्षा उसमें अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। ये आप 3 लाइनें देख रहे हैं ना, ये ही 3 इसके प्रमुख भाग हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख भाग है, ये जो पहली वाली लाइन है इसे हम कहते हैं महान हिमालय। इसके उत्तर में जो हिस्सा है इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार। तो ये हिमालय के पार है, मतलब थोड़ा सा उत्तर दिशा में अलग हिस्सा है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पे काफ़ी सारे पर्वत शिखर हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें कि कराकोरम, लद्दाख, और कैलाश, ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं। अब हम हिमालय के जो प्रमुख 3 भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। जो पहला भाग है उसको कहते हैं महान हिमालय। 3 नाम है इसके। इसको हम कहते हैं महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री।
ये 3 नाम हैं। महान हिमालय यहाँ पे लिखा हुआ ही है, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 औसत ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो भी यहीं पे है। इसमें सारे प्रमुख जो शिखर हैं वो इसी हिमालय के इसी भाग में है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, वो भी हिमालय के इसी हिस्से में स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी सभी जो प्रमुख शिखर हैं वह भी इसी हिस्से में स्थित हैं। बच्चों एक और ख़ास बात है इस हिमालय के इस भाग की कि ये जो हिमालय का भाग है ये हिमानियों से ढका हुआ है। ये आप देख रहे हैं ना, हिमानियों से ढका हुआ है। हिमानी मतलब बर्फ़ से ढका हुआ है। इसकी वजह से ये बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल भी है। बहुत सारी जो नदियाँ हैं, लगभग सारी नदियाँ ही यहीं से निकलती हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, मतलब ये पर्वत श्रृंखलाएँ ग्रेनाइट शैल से बनी हुई हैं। तो ये इसकी संरचना हो गई हिमालय के आंतरिक, हिमालय की, हिमाद्री की, या फिर हम कह सकते हैं महान हिमालय की। दूसरा जो भाग है वो आता है हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से हम इसे जानते हैं। हिमाद्री के नीचे वाला हिस्सा है ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है डॉट डॉट वाली, वही इसका हिस्सा है। इसके हम अगर नाप की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। और जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक है। इस हिमालय के इस भाग में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं कह सकते हैं। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे लंबी भी है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर और कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियां हैं वो भी स्थित हैं। ये जो क्षेत्र है वो पहाड़ों की नगरी के लिए जाना जाता है, मतलब नगर क्षेत्रों के लिए, नगरी के लिए जाना जाता है। जितने भी पर्यटक स्थल हैं, रमणीक स्थान हैं, वो सब यहीं हैं। कांगड़ा है, कुल्लू है, मनाली है और टूरिस्ट प्लेस हैं ये सब, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत सुंदर हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में। तीसरा जो हिस्सा है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। ये सब हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है और इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह 10 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी है। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ी है और जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ये जो इसका निर्माण जो हुआ है वो नदियों द्वारा लाए हुए अवसादों, जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं या कंकड़ पत्थर बहा के लाती हैं, नदियों द्वारा जो बहाए गए अवसादों द्वारा हुआ है। तो ये असंपीड़ित अवसादों से हुआ है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढके हुए हैं। अगर हम गए होंगे रामनगर वगैरह तो हमने देखा होगा वहाँ के जो पहाड़ हैं, और उसके अलावा अगर हम कभी कुल्लू मनाली गए होंगे, वहाँ पे लद्दाख वगैरह के पहाड़ देखोगे तो उनके पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उनके निर्माण के शैलों की वजह से ही ये फ़र्क है। ये बजरी से और जलोढ़ के अवसादों से ढकी रहती हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शिवालिक हिमालय, यानी कि ये जो येलो कलर की लास्ट वाली लाइन दी हुई है, शिवालिक हिमालय, और जो हमारे हिमालय का दूसरा हिस्सा है हिमाद्री या निम्न हिमालय, इसके बीच में जो घाटियाँ पाई जाती हैं उसको कहते हैं दून। आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो है इसे कहते हैं दून, ठीक है। और कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यही वजह है कि ये घाटियाँ होती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा जब आप देहरादून जाते हो तो सोचते हो ये है तो हिल स्टेशन, लेकिन यहाँ पहाड़ क्यों नहीं, क्योंकि वह एक घाटी है और दो पहाड़ों के बीच की घाटी को ही दून कहते हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये कुछ प्रमुख दून के नाम हैं।
इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है, मतलब स्थानीय नामों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। तो हम अब देखेंगे कैसे कैसे यह जो वर्गीकरण है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। मतलब इनके जो नाम है, इनका जो वर्गीकरण है, मतलब इनकी सीमाओं का जो निर्धारण है वो नदी के आधार पे किया गया है, नदियों के आधार पे किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हम देखते हैं, इनका वर्गीकरण अच्छे से हमें अभी पता चल जाएगा, मैं आपको चित्र में बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु और सतलुज जो नदी है, इसके बीच के स्थान को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, पंजाब हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो सतलुज और काली नदी है, इसके बीच का जो हिस्सा है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तिस्ता नदी जो है उसके बीच का जो भाग है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तिस्ता और दिहांग नदी असम हिमालय का निर्माण करती है। तो ये यहाँ के नदियों के आधार पे जो हिमालय के नाम रखे गए हैं वह नाम है, ये इस तरीके से क्षेत्रीय नाम भी कह सकते हैं इन्हें। ब्रह्मपुत्र जो है वह नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड ये जो गार्ज है, इसके बाद हिमालय एक तीखा मोड़ बनाते हुए, आप देख रहे हैं ना, एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ये भारत की पूर्वी सीमा है, ये तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा के नाम के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये बहुत मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी शैलों से बनी हैं। बलुआ पत्थर और अवसादी शैलों से बनी है। शैलों का वर्गीकरण हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है, तो हमें याद होगा अवसादी शैल किसे कहते हैं। अवसादी शैल और बलुआ पत्थरों से बनी है, घने जंगलों से ढकी हुई हैं, घने जंगलों से ढकी हुई हैं। और पटकोई, नागा जैसी पहाड़ियों का निर्माण करती हैं, या उसमें ये पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब हम एक नज़र में हिमालय के जो मुख्य बिंदु हैं उन पे नज़र डाल देंगे। निर्माण की दृष्टि से नवीन वलित पर्वत है। भौगोलिक आधार पर 4 भाग हैं, मुख्य रूप से 3 ही भाग हैं। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। अभी भी इसका निर्माण हो रहा है। भूगोल शास्त्रियों के अनुसार ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। मतलब इसे पार करना आसान नहीं है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। जलवायु के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। भारत की जो जलवायु है वो उसका हिमालय पर्वत का भारत की जलवायु पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक तो ये मध्य एशिया से आने वाली जो सूखी हवाएं हैं और ठंडी हवाएं हैं उससे बचाता है। इसके अलावा जो हिंद महासागर से, एक बार हम भारत के मानचित्र में आपको ये दिखा देते हैं, स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। ये देखिए, ये जो हिमालय है ये मध्य एशिया से, यानी कि इस इलाके से आने वाली जो ठंडी और सूखी हवाएं होती हैं उससे एक तो भारत को बचाता है, और जो हिंद महासागर है, ये जो नीचे है हिंद महासागर से जो उठने वाली मानसूनी हवाएं होती हैं वो हिमालय पर्वत से टकराती हैं और बारिश का कारण बनती हैं। अगर भारत में हिमालय ना होता तो भारत एक रेगिस्तान की तरह होता, बंजर होता बिल्कुल। भारत की लगभग सभी महान जो नदियां हैं उनका स्रोत भी हिमालय है। अपार वन संपदा होती है, यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं जिसमें पक्षी रहते हैं और औषधियाँ भी मिलती हैं। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं और स्थानीय पर्यटन भी होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे खनिज भी पाए जाते हैं जिसमें है चूना पत्थर, डोमोलाइट, स्लेट और चट्टानी नमक। तो इसके साथ ही आज हमने भारत के भौगोलिक विभाजन में हिमालय का विस्तृत अध्ययन किया।
अब हम अगली कक्षा में इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।